हेलो दोस्तों, तो ये अपना चल रहा है 12th एमपी बोर्ड का अर्थशास्त्र, जिसमें देखेंगे अध्याय 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट का नाम है उत्पादन तथा लागत, यानी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो इसके 2 नंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, यानी उत्पादन फलन क्या होता है। उत्पादन फलन का अर्थ है उत्पादन फलन उत्पादन संभावनाओं की सूची है। मतलब जो उत्पादन फलन है उसका अर्थ क्या है, उत्पादन फलन संभावनाओं की सूची है। अर्थात एक फर्म का उत्पादन फलन एक दिए हुए समय में तथा तकनीक ज्ञान की दी हुई स्थिति साधनों के सभी संभव संयोग तथा प्रत्येक संयोग से संबंधित उत्पादन के बीच के संबंध को बताता है। इतना भी आप कर सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में उत्पादन फलन किस फर्म के लिए उत्पत्ति के साधनों को भौतिक मात्राओं तथा उनके प्रयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त उत्पादन की भौतिक यात्रा के बीच में संबंध को बताता है। अब देखते हैं उत्पादन फलन के कितने रूप होते हैं। तो उत्पादन फलन के 2 रूप होते हैं। एक होता है स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन और दूसरा होता है परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन। पहले देख लेते हैं स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हैं, मतलब कुछ साधनों को, तो अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सिंपल चीज़ है, एक को स्थिर रखेंगे दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो उसे स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन कहते हैं। जबकि परिवर्तन में क्या होता है, जब उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तन कर देते हैं अपन, मतलब सबका ही परिवर्तन हो रहा है, मतलब सभी चीज़ बिक रही है। जब किसी भी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, परिवर्तन साधनों वाला उत्पादन फलन। माध्यम नहीं, ये गलत छप गया, तो साधनों वाला उत्पादन फलन कहते हैं। तीसरा है अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। अल्पकालीन मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, ठीक है, तो इससे आप समझ जाओगे। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन एक या दो परिवर्तित साधनों सहित उत्पादन फलन जिसके अंतर्गत फर्म एक या दो साधनों की परिवर्तनशील रखते हुए अन्य सभी साधनों को स्थिर रखती है। एक परिवर्तनशील साधन वाले उत्पादन फलन को अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कहा जाता है। दीर्घकालीन क्या होता है, जो लंबे समय के लिए हो। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन सभी परिवर्ती साधनों सहित उत्पादन फलन जिसके अंतर्गत फर्म उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी साधनों को बढ़ाती है। इन सभी परिवर्ती साधनों सहित उत्पादन फलन का दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब ये क्या होता है, लंबे समय के लिए चलता है। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या होता है, या फिर ये पूछ सकता है आसमान प्रतिफल नियम या परिवर्तन अनुपात नियम का अर्थ लिखिए। तो पूर्व मार्शल के अनुसार देख लेते हैं, यदि कृषि कला में किसी भी प्रकार का सुधार ना हुआ, मतलब कृषि कला में किसी भी प्रकार का सुधार ना हुआ, तो भूमि का, जो भूमि होती है ना, उपयोग की गई, जो भूमि का अपन उपयोग करते हैं ना, उपयोग की गई पूंजी और श्रम की मात्रा में वृद्धि होने पर समानतः कुल उपज में अनुपात से कम वृद्धि होती है। मतलब अगर मान लो अपन ने कृषि कला में क्या करा, सुधार नहीं किया है, और जो अनाज हुआ है उसकी जो वृद्धि है ना वो कम हुई है, मतलब जितनी अपन उम्मीद कर रहे हैं उससे कम हुई ना, तो उसे क्या बोलते हैं, ह्रासमान प्रतिफल कहते हैं। अब देख ले उत्पत्ति ह्रास नियम का क्षेत्र क्या है। तो कृषि के अतिरिक्त यह नियम खानों, मछली उद्योग, भवन निर्माण, मिट्टी के निर्माण तथा गोड़ उद्योगों में लागू होता है। सादा प्रश्न है, उत्पत्ति ह्रास नियम की दो आवश्यकता शर्त लिखिए। एक या एक से अधिक साधनों को स्थिर होना, दूसरा है उत्पत्ति के साधनों को अपूर्ण स्थापन होना। आठवां है सीमांत उत्पादन का क्या रहस्य है, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। तो साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि हुई, मतलब कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी ना उसे क्या बोलेंगे अपन, सीमांत उत्पादन, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। लाभ किसे बोलते हैं, सिंपल चीज़ है, किसी चीज़ में अपना फायदा हो उसे लाभ ही बोलेंगे। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, निर्गत मतलब किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, फर्म उसे बाजार में बेच देता है और आगम प्राप्त करता है, मतलब पैसे प्राप्त करता है, मतलब जो चीज़ बेची है उसका रिटर्न उसे मिलेगा। तो आगम तथा लागत के बीच जो अंतर होता है उसे अपन फर्म की का लाभ कहते हैं। उत्पत्ति समता नियम को परिभाषित कीजिए। प्रमाशा के अनुसार देख लेते हैं, जब किसी उद्योग में उत्पत्ति ह्रास नियम तथा उत्पत्ति वृद्धि नियम की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां समान शक्ति के साथ क्रियाशील होकर एक दूसरे को संतुलित करती है, तब उस उद्योग में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हो, 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था।
तो पैमाने के प्रतिफल का अर्थ यदि एक विशिष्ट पैमाना रेखा पर साधनों की मात्राओं की परिवर्तन किया जाता है, मतलब विशिष्ट रेखा पर, ठीक है, तो उत्पादन में परिवर्तन होता है। साधनों में इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। बार बार देख लेते हैं। पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था बताइए। तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था जब उत्पत्ति के सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है, मतलब सभी साधनों को क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में अपन बढ़ाएंगे, तब पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन उस निश्चित अनुपात से अधिक अनुपात में क्या होगा, अनुपात में बढ़ जाता है। इस प्रकार की उत्पत्ति के साधनों में 25% बढ़ाया जाता है और उत्पादन में 25% अधिक वृद्धि होती है। तो ऐसी अवस्था पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल को अवस्था कहीं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल की अवस्था कही जाएगी। 13वां प्रश्न है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था बताइए। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए तो उत्पादन भी उसी निश्चित अनुपात में बढ़ता है। इस प्रकार के यदि साधनों में 25% वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में 25% बढ़ता है। इस प्रकार जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में कमी की जाती है, ठीक उसी अनुपात में उतनी कमी होती है। यानी पैमाने को स्थिर प्रतिफल की अवस्था बताई हो, जबकि जिस प्रश्न में क्या बताया था, बढ़ते मतलब 25% की कमी होगी तो 25% का कम लाभ होगा, 25% की वृद्धि करेंगे तो 25% अधिक लाभ होगा, ये उसने बताया है। ठीक है, पैमाने की घटते प्रतिफल को 2024 में पूछा था। आंतरिक एवं बाह्य बचत कब प्राप्त होती है? तो उत्पादन तकनीक में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि के कारण उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स प्राप्त होती है। 16वां प्रश्न है, उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? यानी उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं? तो उत्पादन लागत का अर्थ उन सभी भुगतानों से है जो उत्पादन पर व्यय किए गए हैं, भले ही इसमें उत्पादन द्वारा प्रदान की गई पूंजी, श्रम आदि यानी पूंजी, भूमि, श्रम आदि सेवाओं का पुरस्कार भी शामिल हो। साहसी का सामान्य लाभ भी इसके सम्मिलित होता है। 17वां प्रश्न है, वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं? तो वास्तविक लागत से आशय किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन या प्राप्त करने में किए गए वास्तविक व्यय से जोड़ा जाता है, मतलब जो खर्चा है ना उसको जोड़ा जाता है वास्तविक लागत में। उदाहरण के लिए जैसे कच्चे माल के क्रय हेतु भुगतान की गई राशि, अपन कच्चे माल को खरीदेंगे, फिर श्रमों की मजदूरी भी देंगे, पूंजी पर ब्याज आदि वास्तविक लागत कहलाती है, मतलब जो खर्चा होगा उसे। अवसर लागत कैसे बोलते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अवसर लागत इसका अर्थ से अतीत या खोए हुए अवसर की लागत से होता है। सरल शब्दों में किसी वस्तु या सेवा की अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी दूसरे वैकल्पिक प्रयोग से अर्जित किए जा सकने वाले मापनीय आगम है। मतलब एक चीज को छोड़कर दूसरे से अपन लाभ प्राप्त होगा उसे अवसर लागत अपन बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते, होता ही है। 19वां प्रश्न है, स्थिर लागत से आप से क्या आशय है? तो स्थिर लागत वस्तु के उत्पादन में स्थिर साधनों के प्रयोग के लिए किए जाने वाले व्ययों के योग को स्थिर या अपरिवर्तनीय लागत कहते हैं। यह स्थिर लागत सदैव समान रहती है, अर्थात उत्पादन को इकाइयों को बढ़ाने या घटाने से इसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। वास्तव में इन लागतों का संबंध उत्पादन की मात्रा में न होकर संयंत्र के आकार से होता है। 20वां प्रश्न है, परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं? परिवर्तनशील लागत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग की लागत परिवर्तनशील लागत कहलाती है। यह लागत उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रखती है। उत्पादन मात्रा में परिवर्तन आने पर यदि इकाई परिवर्तन लागत समान रहती है, परंतु परिवर्तनीय लागत की कुल राशि उत्पादन इकाई मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में परिवर्तन होती है, तो प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक श्रम, ईंधन, बिजली का सटीक परिवर्तन लागत का उदाहरण है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं, सीमांत लागत से आप क्या तात्पर्य है? सीमांत लागत उत्पादन की मात्रा में एक इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में परिवर्तन होता है, उसे सीमांत लागत माना जाता है। दूसरे शब्दों में वर्तमान में जितना उत्पादन हो रहा है उसमें एक इकाई अधिक या कम उत्पादन करने से कुल लागत में जो कमी वृद्धि होगी उसे सीमांत लगा लागत कहते हैं। गलत शब्द है ना। कुल लागत किसे कहते हैं? कुल लागत किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाले विभिन्न व्ययों के योग को कुल लागत कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के अनुपात में जो विभिन्न खर्चे होते हैं उसे कुल लागत
कहते हैं ना, गलत शब्द है, ये लागत है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत में भी वृद्धि होती चली जाती है। सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर देखते हैं। औसत लागत को ज्ञात करने के लिए कुल लागत का उत्पादित इकाइयों की संख्या में भाग दिया जाता है। मतलब औसत लागत में ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, कुल लागत की उत्पादित इकाइयों से भाग दिया जाता है। जबकि सीमांत लागत में आस उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने के कारण कुल लागत में होने वाली वृद्धि है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में यदि औसत लागत बढ़ रही है तो सीमांत लागत भी क्या होगी, तेजी से बढ़ेगी। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादन के कोई दो साधन लिखिए। तो उत्पादन के साधन है भूमि और श्रम, पता है। फर्म का लाभ किसे कहते हैं, 2025 पूछा है। फर्म का लाभ कुल राजस्व और कुल लागत के बीच का अंतर है। सरल शब्दों में यह वह राशि है जो एक फर्म अपने उत्पादों या सेवाओं के बेचकर कमाती है। जब उसमें से सभी लागतें, उत्पादन, संचालन आदि को घटा दिया जाता है तो लाभ क्या होता है, फर्म के वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और यह दर्शाता है कि फर्म अपने संसाधनों का उपयोग कितनी कुशलता से कर रहा है। अगला प्रश्न है, लघु उत्तरीय देख लेते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता बताइए या फिर क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमाएं का उल्लेख कीजिए। 2019 में पूछा था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यता या सीमा, यह नियम निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। कुछ साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तन होता है। दूसरा है, इसमें यह मान लिया जाता है कि उत्पादन के साधनों के मिलने के अनुपात में इच्छानुसार परिवर्तन संभव है। तीसरा है, संगठन व उत्पादन की विधि से में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है, परिवर्तन साधन की सब इकाइयाँ एक जैसे समरूप होती है। पांचवा है, नियम का संबंध वस्तु के मूल्य से न होकर भौतिक मात्रा से होता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण स्पष्ट कीजिए। तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण समझाइए। तो यार 20 में था, पूछा था। उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण, इस नियम की क्रियाशीलता के निम्नलिखित कारण है। पहला है, साधनों की अविभाज्यता। उत्पत्ति के कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे साधनों की संपूर्ण इकाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप ऐसे साधन आवश्यकता से अधिक मात्रा में लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार उत्पादन की लागत बढ़ती लगती है तथा उत्पत्ति इस नियम पर क्रियाशील हो जाता है। दूसरा है, उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थापन नहीं होते। रोबिन्स के अनुसार एक साधन को दूसरे साधन के स्थान पर एक सीमा तक ही प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसलिए उत्पत्ति द्वारा नियम क्रियाशील हो जाता है। तीसरा है, उत्पत्ति के एक या अधिक साधनों का स्थिर रहना। ऐसी स्थिति में कुछ साधन जैसे भूमि या पूंजी को स्थिर रखा जाता है और एक स्थान श्रम को मात्रा में वृद्धि की जाती है। तो परिवर्तनशील साधन श्रम को स्थिर साधनों की कम से कम मात्रा में साधन कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उत्पादन की शक्ति कम हो जाती है और उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। चौथा है, उत्पादन के साधनों की सीमितता पर आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार जब उत्पादन कार्य में किसी स्थिर मात्रा में लगाए जाने वाले साधनों के साथ परिवर्तनशील मात्रा में लगाए जाने वाले साधनों की इकाइयों को बढ़ाया जाता है तो अनुकूलता का बिंदु प्राप्त करने के पश्चात क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है, कुल परिवर्तित लागत और कुल स्थिर लागत में अंतर बताइए। तो देख लेते हैं अंतर। ठीक है, स्थिर लागत उत्पन्न बंद कर देने पर भी शून्य नहीं होती है। जो स्थिर लागत होती है अगर बंद कर देंगे शून्य नहीं होगी, जबकि परिवर्तन लागत उत्पादन बंद कर देने पर शून्य हो जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थिर लागतों पर उत्पादन की मात्रा में हुई परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा में हुई परिवर्तन प्रभावित होती है। तीसरा है, स्थिर लागत का संबंध स्थिर साधनों से होता है, जबकि परिवर्तन लागत का संबंध किससे होता है, परिवर्तन या स्थिर अस्थिर साधनों से होता है। औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ घटती जाती है, जबकि औसत परिवर्तन लागत प्रारंभ से घटती है और एक सीमा के पश्चात बढ़ती जाती है। एक लागत के सीमांत उत्पाद और कुल उत्पादन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देख लेते हैं। उत्तर, उत्पाद की विभिन्न अवधारणाओं में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। कुल उत्पाद टीपी उत्पाद
औसत उत्पाद एपी से दर्शाते हैं तथा सीमांत उत्पाद को एमपी से अवधारणाओं के अध्ययन करने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते हैं। कौन कौन से? पहला है, कुल उत्पादन तथा औसत उत्पाद कभी भी शून्य नहीं हो सकते और इनके ऋणात्मक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कुल उत्पाद अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पाद भी शून्य होता है। जब कुल उत्पाद गिरने लगता है तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। उत्पाद की प्रारंभिक अवस्था में कुल उत्पाद में वृद्धि होती है, वह बढ़ती हुई दर पर होती है। उत्पादन की बाद की अवस्था में कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है वह घटती हुई दर पर होती है। सीमांत उत्पाद के शून्य होने पर कुल उत्पाद में होने वाली वृद्धि रुक जाती है और कम होना आरंभ हो जाती है। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, उत्पादन के कारकों के नाम एवं उनके परिश्रम लिखते हैं। उत्पादन के चार मुख्य कारक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इनके परिणाम स्वरूप इस प्रकार है कि भूमि को किराया, श्रम और मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यम में लाभ मिलता है। जैसे उत्पादन में कारक भूमि, इसमें सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं जो उत्पादन में उपयोग होते हैं, जैसे कि जमीन, पानी, खनिज आदि। श्रम, यह मानव प्रयास है जो उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। तीसरा है पूंजी, इसमें मशीन, उपकरण, भवन और अन्य मानव निर्मित वस्तुएं शामिल हैं जो उत्पादन में शामिल उपयोगी होती है। उद्यम, यह उत्पादन प्रक्रिया के व्यवस्थित करने और जोखिम उठाने की क्षमता है। परिश्रमी, किराया, भूमि के उपयोग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान। मजदूरी, श्रम के उपयोग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान। ब्याज, पूंजी के उपयोग में बदले में दिए जाने वाला भुगतान। और लाभ, उद्यमी या द्वारा उत्पादन किया जाने वाला भुगतान। लास्ट क्वेश्चन है अपना, माल सूची को परिभाषित कीजिए। 2025 में पूछा था। माल सूची, जिसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है, किसी व्यवसाय द्वारा भविष्य में बिक्री या उत्पादन के लिए रखे गए सामानों का संग्रह है। ये एक महत्वपूर्ण संपत्ति है जिसे व्यवसाय के वित्त और संचालन के ध्यान में प्रबंधित किया जाना चाहिए। विस्तार में देखते हैं। माल सूची में कच्चे माल, काम प्रगति पर, वीआईपी और तैयार माल शामिल हो सकते हैं। कच्चे माल, ये वे सामग्री है जिनका उपयोग किसी उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। किसका? कच्चे माल का। काम प्रगति पर यानी BWIP, ये वे सामग्री है जो अभी भी उत्पादन प्रक्रिया में है। तैयार माल, ये वे उत्पाद है जो बिक्री के लिए तैयार है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजना। जय हिंद।